Hello everyone, welcome to the cell biology series of Biologics Everything Biological। तो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के बारे में, जिससे CSIR और बाकी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। तो पहले हम लोग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर आयन चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड पढ़ेंगे आयोनोफोर्स के बारे में। तो पहले ही देखते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या होता है और ये कैसा दिखता है। सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आर नोन एज ग्लट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूट, GLUT, ग्लूट और ग्लट जो बोलेंगे ऐसा। और इसमें 12 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रहता है जो अल्फा हेलिक्स है। अभी इसको डिफरेंट डिफरेंट नेमों से जाना जाता है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में। जैसे एरिथ्रोसाइट्स में इसको ग्लट 1 बोलते हैं, लीवर में इसको ग्लट 2, ब्रेन में ग्लट 3 प्रेजेंट रहता है, ग्लट 5 रहता है स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, एंड ग्लट 4 रहता है स्केलेटल मसल्स और एडिपोस टिश्यूज में। तो देखिए, ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मॉडल फॉलो करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो मतलब ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होने के लिए सेल में ये ट्रांसपोर्टर को जरूरत होता है। तो कभी भी ये ऊपर ग्लूकोज आया तो ये जब ये रिसेप्टर्स के साथ ट्रांसपोर्टर के साथ बाइंड करता है तो वो ट्रांसपोर्टर इसका कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करके दूसरे साइड में ग्लूकोज को सेल के अंदर घसीट देते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं। तो अभी देखिए, ये ग्लूकोज को जो ट्रांसफर करता है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये मॉडल है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मॉडल, जो मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में पढ़ा दिया। तो अभी ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सेल के लिए, हमारा सेल के फंक्शनिंग के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ये हम लोग सबको पता है। लेकिन अभी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रिलेटेड सबसे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिजीज अभी आजकल बहुत ही सबको होता है, ऑलमोस्ट ऑल इंडियन फैमिलीज में है, हम लोग देखते हैं, वो है डायबिटीज मिलिटस। अभी देखिए, डायबिटीज मिलिटस जो जिसके घर पे भी हम लोग देखते हैं इंसुलिन लेते हैं, मम्मी या कोई भी किसी के घर पे दादी कोई भी लेता होगा, तो उधर हम लोग देखते हैं कि वो जनरली पेट में जहाँ एडिपोस टिश्यूज ज्यादा रहता है उधर इंसुलिन लेता है, या फिर थाई में जहाँ ज्यादा फैट टिश्यूज है उधर इंसुलिन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे मैंने बोला कि एडिपोस टिश्यूज और स्केलेटल मसल्स में ग्लूट 4 रहता है। अभी ये ग्लूट 4 क्या करता है? ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के तौर पे यूज होता है। ये देखिए, अभी जो डायबिटीज मिलिटस होता है उसमें क्या होता है, इंसुलिन का डेफिशिएंसी होता है। इंसुलिन डेफिशिएंसी के लिए ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। ये सब लोग बोलते हैं कि ब्लड ग्लूकोज बहुत बढ़ गया। अभी ब्लड ग्लूकोज तो बढ़ गया, लेकिन इसका रेगुलेशन एज अ बायोलॉजिस्ट हम लोगों को जानना चाहिए। तो इंसुलिन का बहुत सारा रेगुलेशन तो है ही है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में क्या रेगुलेशन। तो जब भी इंसुलिन आता है तो क्या होता है, इंसुलिन जब भी इसके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है तो डिफरेंट सिग्नलिंग कैस्केड के हेल्प में ये ग्लूट 4 जो है ये वेसिकल्स से अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सपोज हो जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, फिर गोल्गी बॉडी, फिर वेसिकल्स होके कोई भी प्रोटीन हो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सपोर्ट होता है। तो ये जो वेसिकल्स में रहता है ग्लूट 4, वो जब इंसुलिन आता है तभी जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सपोर्ट होता है, ताकि ब्लड से जो ग्लूकोज स्ट्रीम जा रहा है वो उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मसल्स में, हमारा मसल्स फंक्शन करता है, वर्क करता है, तो उसको बहुत एनर्जी चाहिए, उसमें ले लेता है। तो देखिए, जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है तो क्या होता है, तो ये ग्लूट 4 जो है वो ये वेसिकल्स में अटका रहता है, क्योंकि ये सिग्नलिंग कैस्केड के थ्रू ये बाहर एक्सपोज नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, ये जो ग्लूट 4 रिसेप्टर्स होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड से टिश्यूज में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। टिश्यूज में ग्लूकोज नहीं होने से क्या होता है, आदमी बहुत पतला हो जाता है जब भी डायबिटीज होता है ना, क्योंकि उसको ब्लड में तो ग्लूकोज है लेकिन उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है। उसीलिए क्या होता है, मसल में बर्निंग होता है और आदमी पतला हो जाता है जब भी बहुत ज़्यादा किसी को डायबिटीज हो जाता है। तो इसीलिए इंसुलिन को हम लोग एडिपोस टिश्यूज में लेते हैं। तो ये एक मेडिकल सिग्निफिकेंस हो गया, और इससे आप लोग एक ना एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अभी आ गया
क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। तो ये क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। ये एक एंटीपोर्ट है, आप देख सकते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर एक एंटीपोर्ट टाइप का चैनल प्रोटीन है। तो ये भी हमारे ब्लड में रहता है। ये हमारे ब्लड में तो रहता है, लेकिन इसका जो फंक्शन है ये ब्लड रेस्पायरिंग टिश्यूज और लंग्स में जाके चेंज हो जाता है। मतलब जब कोई भी हमारा काम हम लोग काम करते हैं तो मसल्स के आसपास जब ब्लड आता है तो क्या होता है, वो एक रेस्पायरिंग टिश्यूज बोला जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो रेस्पायरिंग टिश्यूज से आ जाता है ब्लड में, एरिथ्रोसाइट्स में। और ये जब ब्लड में आ गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपल डिफ्यूजन होता है थ्रू लिपिड बाइलेयर। और क्या होता है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस के हेल्प से एक बाइकार्बोनेट बफर जनरेट, बाइकार्बोनेट आयन जनरेट करता है। ये बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये सेल्स से बाहर डिसॉल्व कर देता है ब्लड प्लाज्मा में, और इसके अगेंस्ट में एक क्लोराइड मॉलिक्यूल अंदर आ जाता है। लेकिन अभी आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गया, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड को उसको छोड़ना भी है। वो कहाँ जाके छोड़ते हैं, लंग्स में, क्योंकि हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें हम लोग का, जब हम लोग छोड़ते हैं सांस तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अभी ब्लड में जाके इसका रोल दूसरा हो जाता है। क्या करता है ये ब्लड में, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस के हेल्प से ही ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये ब्लड से लंग्स से बाहर चला जाता है। ये लंग्स ब्लड से तो बाहर चला गया, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या होता है, एक लंग्स से बोल रहा हूँ, ब्लड से तो बाहर जाके लंग्स में चला गया, लेकिन उसके अगेंस्ट में एक बाइकार्बोनेट बफर लंग्स से एरिथ्रोसाइट में इंटर कर जाता है और आरबीसी में इंटर कर जाता है। और उसके बदले में एक क्लोराइड आयन अपना आरबीसी से, जो क्लोराइड आयन इधर वो रेस्पायरिंग टिश्यू से कलेक्ट किया था, उसको लंग्स में छोड़ देता है। तो ये है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर का रोल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्कीमेटिक्स आप याद रखिए, इससे आपको एक दो क्वेश्चंस मिल सकता है। आगे देखते हैं क्या है। अभी आ जाता है आयन चैनल्स। तो आयन चैनल्स जनरली दो टाइप का होता है। एक तो है उसका वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, दूसरा होता है लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स मतलब अगर बाहर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल को जो सेंस करता है, जो आयन चैनल्स कोई प्रोटीन को सेंस नहीं करता है, बट एक चेंज इन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक डिफरेंस को, दोनों में करंट का डिफरेंस को सेंस करता है, उसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। और लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स क्या होता है, जो एक स्पेसिफिक लिगैंड, मान लीजिए कोई एक तो ग्लूकोज हुआ, जो ग्लूकोज के प्रेजेंस को सेंस करके ओपन होगा। लिगैंड एक पर्टिकुलर ग्लाट है ये, और इसका एक पर्टिकुलर लिगैंड है ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज को मान लिया, सोडियम को या बाइकार्बोनेट क्लोराइड को, किसी भी आयन को सेंस करके जो आयन चैनल फंक्शन करता है, तो उसको बोला जाता है लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। तो ये आयन चैनल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है एक्वापोरिन। तो वाटर हम लोगों ने देखा है स्मॉल मॉलिक्यूल है एंड दैट कैन पास लिपिड बाइलेयर, बट वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास होने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए सेल में एक्वापोरिन्स बोल के एक मॉलिक्यूल रहता है। तो ये मॉलिक्यूल्स, एक्वापोरिन्स जो ट्रांसपोर्टर है, वो दिखता कैसा है। एक्वापोरिन तो पहले 6 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर से बनता है, 6 अल्फा हेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन से बनता है, और इसका एक एनपीए, दोनों एनपीए मोटिव रहता है। तो एनपीए जो मोटिव रहता है, वो एनपीए मोटिव बनता है एस्पराजाइन, प्रोलिन एंड एलानिन। मतलब एस्पराजाइन का जो सिंबल है वो है एन, प्रोलिन का सिंबल है पी, और आर्जिनिन एलानिन का सिंबल है ए। तो ये तीनों का दो रिपीट बनता है, उसको बोला जाता है एनपीए मोटिव। तो ये जो एनपीए मोटिव है वो हेल्प करता है बाइंडिंग ऑफ द सिलेक्टिविटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल से या वाटर मॉलिक्यूल से कोई भी जो अदर मॉलिक्यूल्स जो एक्वापोरिन ट्रांसपोर्ट करता है, उसको जो सेंस करने के लिए ये एनपीए मोटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देख लीजिए इधर क्या हो गया, ये जो ये जो 6 हेलिकल डोमेन्स है, वो टुगेदर चार एक होमोटेट्रामर फॉर्म करता है। मतलब ऐसा 6 मेम्ब्रेन का एक बाइंडिंग करके एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनता है, और वो ऐसे होमोटेट्रामर मतलब
ये देखिए ये 6 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एक एक्वापोरिन बना है, ऐसा ही 4 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन मिलके एक होमोटेट्रामर फॉर्म करता है। और ये जो होमोटेट्रामर है, ये होमोटेट्रामर का ये एक एक मोनोमर एक एक वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास करवा सकता है। तो ये है एक्वापोरिन का फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अभी एक्वापोरिन्स के साथ भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक रेगुलेशन है। जैसे मैंने बताया कि ग्लूट के साथ इंसुलिन का रेगुलेशन है। अभी इसमें क्या होता है, दो टाइप का डायबिटीज बहुत कॉमन है। एक तो अपना डायबिटीज मेलिटस, दूसरा आता है डायबिटीज इंसिपिटस। अभी देखिए, जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन का डेफिशिएंसी होता है तो ये डायबिटीज इंसिपिटस दिखा जाता है। जैसे इंसुलिन के डेफिशिएंसी से डायबिटीज मेलिटस होता है। तो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये करता क्या है? तो देखिए, डायबिटीज इंसिपिटस में क्या होता है, बार बार टॉयलेट लगता है। जो पेशेंट है उसको बार बार टॉयलेट में जाना पड़ता है क्योंकि उसमें एडीएच हार्मोन का डेफिशिएंसी। तो ये हो गया आपका रेनल कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो रेनल कलेक्टिंग डक्ट रहता है, इधर से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होके ये ब्लड में चला जाता है। हमारे सबके बॉडी में ये होता है, लेकिन इसके लिए इसको एक्वापोरिन 2 चाहिए। ये जो एक्वापोरिन 2 ट्रांसपोर्टर है, इसके थ्रू ये रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो जब एडीएच रहता है तो क्या होता है, थ्रू सम सिग्नलिंग कैस्केड ये एक्वापोरिन 2 बहुत सारा ये किडनी के जो रेनल कलेक्टिंग डक्ट है उधर प्रेजेंट रहता है। तो क्या होता है, जितना भी फ्लूइड है उसका बहुत सारा रीअब्जॉर्प्शन होके सिर्फ थोड़ा सा ही टॉयलेट हम लोग करते हैं, बहुत सारा वाटर का फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन जिसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं है, उसके केस में क्या होता है, ये जो वेसिकल्स के अंदर ये एक्वापोरिन 2 सिक्वेस्टर्ड होकर रहता है और ये बाहर नहीं जा पाता है क्योंकि ये सिग्नलिंग कैस्केड पूरा ही नहीं होता है विदाउट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो क्या होता है, तो वाटर अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, तो बार बार टॉयलेट लगता है बंदा को। तो ये जो डिजीज है इसको बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिटस। तो ये भी रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वापोरिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन का रेगुलेशन। तो एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये याद रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सीएसआईआर के लिए। अभी आ जाते हैं और एक टाइप का ट्रांसपोर्टर जिसको बोला जाता है आयोनोफोर्स। ये आयोनोफोर्स जनरली सिंथेटिक होता है, हम लोग डिस्कवर किया है टू ट्रांसफर डिफरेंट ड्रग्स और डिफरेंट ड्रग्स में ड्रग्स टू यूज इट एज अ ड्रग्स। तो क्या होता है, देयर आर सम हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो लिपिड बाइलेयर्स को बाईपास करके अंदर चला जा सकता है, और ये जाने के टाइम पे कोई ना कोई एक आयन को साथ में लेके जाता है। तो ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को जनरली आयनोफोर्स बोला जाता है। तो ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है कैरियर आयनोफोर्स, जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को आयन को बाहर से लिया, कलेक्ट किया, फिर डिफ्यूज होके लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला गया। और दूसरा रहता है चैनल फॉर्मिंग आयनोफोर्स, जो क्या करता है, वो एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाता है और एक चैनल फॉर्म कर देता है जिसके थ्रू इजीली कोई भी आयन्स का ट्रांसफर हो सकता है। तो ये कैरियर टाइप का आयनोफोर्स का सबसे इजी एग्जांपल है वैलिनोमाइसिन। ये वैलिनोमाइसिन क्या करता है, ये सिंगल पोटेशियम कैटायन को इधर से आउटसाइड सेल से इनसाइड सेल लेके आ जाता है। और दूसरा आयनोफोर्स जो है, ये चैनल फॉर्मिंग जो आयनोफोर है, इसका एग्जांपल है ग्रामिसिडिन ए और निस्टेटिन। ये भी एक चैनल टाइप का फॉर्म करता है जिसके अंदर से आयंस पास हो सकता है। अभी आयनोफोर्स, जो आयरन का जो आयनोफोर्स है और जो चिलेटिंग एजेंट्स है, इनको टुगेदर बोला जाता है सिडेरोफोर्स। ये याद रखना, ये सब क्वेश्चंस बहुत आता है। ये जब मेरा जो लेक्चर का स्लाइड्स है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना ताकि आपको पढ़ने में इजी हो। मैंने इधर सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, जितना इन्फॉर्मेशन मैंने इधर दिया है इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शायद सीएसआईआर के नेट में इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड करने के लिए। अगर आप उसके ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और हमारा बायोलॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और ये स्लाइड्स मैंने बनाने के लिए विकिपीडिया का हेल्प लिया है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल ब्रूस एल्बर्ट्स का हेल्प लिया है और सेल बायोलॉजी बाई कूपर का हेल्प लिया है।
थैंक यू सो मच।